न्यूरोलॉजी में मेंटल हेल्थ का एक ऐसा है कि जैसे दूध और चीनी का मिलाप होता है ना, इसी तरह से है। तो इसको हम अगर इस तरह डिवाइड कर दें कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है और पाचुरेशन के बाद अगर उसको कोई फार्सेप इंजरी हो जाए या ड्यूरिंग लेबर इंजरी हो जाए तो उसके काफ़ी दिमाग के खलिए जो होते हैं वो मुतासर हो सकते हैं, या इवन इंटर यूट्राइन लाइफ में भी हाइपॉक्सिक हो जाए, या माँ को कोई ऐसी बीमारी हो, डायबिटीज़ हो या कुछ हाइपरटेंशन का शिकार हो और बच्चा वो मेंटल इलनेस के साथ वो बिकॉज ऑफ द न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट के साथ वो प्रेजेंट हो सकता है। दूसरा, अगर जैसे जैसे हम बच्चा ग्रो होता है उसके बाद यंग एज में भी कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, जैसे लाइक मिर्गी है, वो भी आपको मेंटल इलनेस की तरह से प्रेजेंट हो सकती है, जिसमें उसके बिहेवियरल में सिम्टम्स आ जाएं, या कभी कभार वो एग्रेशन में आ जाए, या कभी कभार वो डिप्रेशन में चला जाए। तो इस एज में भी हो सकता है। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हमारे कोमॉर्बिड्स कंडीशन बहुत हैं, जैसे ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड हो जाए, शुगर अनकंट्रोल्ड हो जाए, या डिस्लिपिडीमिया हो जाए और उसको स्ट्रोक हो जाए, और ऐसी जगह पे स्ट्रोक हो जाए जहाँ से हमारे बिहेवियरल कंट्रोल हो जाए, या हमारे कुछ ऐसे खलिए मुतासर हो जाए जहाँ से ये डिप्रेशन या एग्रेशन या इस तरह की मिलती जुलती बीमारियाँ हो सकती हैं। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है तो न्यूरो डीजनरेशन भी होती है। तो न्यूरो डीजनरेशन में भी जैसे पार्किंसंस डिज़ीज़ है, अब पार्किंसंस डिज़ीज़ के साथ बहुत सारे लोगों को हेलुसिनेशंस हो रहे होते हैं, या डिमेंशिया के साथ बहुत सारे लोगों के हेलुसिनेशन होती है। तो ये लोग फिर जब कंसल्टेशन के लिए जाते हैं तो ये साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। एक्चुअल में दे हैव अ न्यूरोलॉजिकल डिजीज़। तो मेंटल हेल्थ और न्यूरोलॉजी का आपस में एक गहरा ताल्लुक है। न्यूरोलॉजी में एंड साइकेट्री में और इवन कार्डियोलॉजी में भी अगर आप देखें तो जो केयर गिवर है ना, हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड फैमिली की वजह से केयर गिवर ज़्यादा होते हैं घर में, मगर बाहर जो मॉडर्न दुनिया है वहाँ पे केयर गिवर की कमी है, इसीलिए वो लोग खास स्पाइस में उनको दाखिल करा देते हैं या फुल टाइम केयर गिवर को रख देते हैं। अब केयर गिवर क्या भाई, एक अपना बर्डन होता है, उसको अपने जॉब पे भी जाना होता है, उसको अपने घर के, अगर फीमेल है तो घर के काम करने होते हैं, कपड़े धुलवाने होते हैं, लॉन्ड्री करना होता है, किचन का काम करना होता है, और साथ में अगर कोई मेंटल इलनेस का मरीज़ उनके घर में हो तो केयर गिवर भी बाज़ दफ़ा मेंटल इलनेस के साथ शिकार हो जाता है। तो केयर गिवर और पेशेंट, इन दोनों का ख्याल रखना इम्पॉर्टेंट होता है। तो महज़ब माशरे में तो ये है कि पेशेंट के साथ साथ केयर गिवर की भी साइकोथेरेपी होती है और केयर गिवर को भी सपोर्ट किया जाता है। केयर गिवर पे जो है दो तरह के बर्डन होते हैं, एक तो वो कि फ़िज़िकल, दूसरा मोरल माशरे के, तीसरा ये है कि फ़ाइनेंशियल बर्डन। देखें, वो फाइनेंशियल, अगर एक केयर गिवर है, बेड बाउंड पेशेंट है, या जो अपना ख्याल नहीं रख सकते, या डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ अपनी परफॉर्म नहीं कर सकते, ग्रूमिंग नहीं कर सकते, उनको अगर किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो केयर गिवर ही करता है। तो उसमें फ़ाइनेंशियल ड्रेनेज भी बहुत होता है। तो मेरे ख़्याल में हम लोगों को सबको ये कंसीडर करना चाहिए कि साथ साथ उसके ये वाले इश्यूज़ को भी रीएड्रेस करना चाहिए ताकि एक हेल्दी माशरा डेवलप हो। मेंटल इलनेस में डाइट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, बिकॉज डाइट में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लेनी चाहिए एक्स्ट्रा एडेड, जिसमें फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, और इवन स्पेशली द फिश सैल्मन, बिकॉज ओमेगा 3 जो है इज़ अ वेरी हाई रोल इन द मेंटल इलनेस। और कुछ ऐसी डाइट्स होती हैं जो आपको मोरल बूस्ट अप कर रही होती हैं, जैसे डिप्रेस्ड पेशेंट है तो उसमें इनटेक ऑफ द चॉकलेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंड द नट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, या हेज़ल नट्स जो होते हैं वो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे एक्ट एज अ एंटी डिप्रेसेंट। तो डाइट, जो हेल्दी डाइट्स है ना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बाकी जो जंक फूड्स हैं लाइक फैटी कंटेनिंग फ्राइड चीज़ें और अननेसेसरली ज़्यादा आउटिंग टू द आउटसाइड होम, वो फिर आपके लिए वो बर्डन बन जाती है, एंड दे मेक यू अ विशियस सर्कल विच गिव्स यू अ डिप्रेशन ऑल्सो। जो कॉमन डिजीज़ है ना, और इसको मैं फिर अगेन डिवाइड करता हूँ कि डिजीज़ विच आर परटेनिंग टू द यंग एज और डिजीज़ विच आर परटेनिंग टू द ओल्डर और मिडिल एज। तो जो यंग एज की बीमारियाँ, वो सबसे कॉमन चीज़ है माइग्रेन हेडेक्स। माइग्रेन हेडेक्स लोगों को इतना इंटरेक्टेबल होता है कि वो अल्टीमेटली हेडेक बियर करते 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 वो डिप्रेस हो जाते हैं या जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के
पेशेंट हो जाते हैं। उसके बाद नंबर 2 आता है कि यंग एज में एपिलेप्सी बहुत कॉमन है। अब एपिलेप्सी की भी वैरायटीज़ हैं, ख़ास करके फ्रंटल लोब एपिलेप्सी एंड टेम्पोरल लोब एपिलेप्सीज ऐसे होती हैं जिसमें पेशेंट्स जो है बिहेवियरल सिम्टम्स के साथ आते हैं और उनको ये नहीं पता होता कि वो एंगर बर्स्ट के साथ आ जाते हैं या कभी कभार मूड स्विंग के साथ आ जाते हैं या कभी कभार उनको इंसोम्निया का शिकार हो जाते हैं। तो दिस एपिलेप्सी एंड डिप्रेशन एंड जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, माइग्रेन, ये सारे यंग एज में होते हैं। फिर जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है तो सबसे कॉमन चीज़ है कॉग्निटिव बिहेवियर, कॉग्निटिव डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। तो पेशेंट ये सोच रहा होता है कि शायद ये साइकेट्रिक पेशेंट हो गया या मेंटल इलनेस हो गई है, हेलुसिनेशंस होती हैं या मेमोरी लॉस हो जाते हैं या उसके बाद फिर उनको डेली लाइफ के जो काम करने होते हैं वो भूल जाते हैं, तो फिर लोग साइकेट्रिक के डिवीज़न में चले जाते हैं। तो वो डिमेंशिया भी बहुत कॉमन है। उसके बाद आ जाएं तो कुछ ऐसी न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारियां हैं जिसमें मूवमेंट डिसऑर्डर्स में पार्किंसंस डिजीज़ है या डिफ्यूज लुई बॉडी डिजीज़ है, तो वो लोग भी बिहेवियरल सिम्टम्स के साथ आते हैं। तो न्यूरोलॉजी और साइकेट्री को बॉर्डर लाइन उस वक्त हम कर सकते हैं जब कोई पढ़ा लिखा डॉक्टर आपको देखे। ये हर बंदा हर सिम्टम नहीं समझ सकता। अब एक सिंपल हेडेक है तो हेडेक जो है वो माइग्रेन भी हो सकता है और वो हेडेक फ्रंटल लोब ट्यूमर की वजह से भी हो सकता है। तो लोग ये जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। अब ज़िंदगी में तो जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें आप एवेल्यूएट कर रहे होते हैं, तो मेरा मशवरा ये होता है हमेशा कि कोई भी ऐसा सिम्टम हो, अनयूजुअल हो, जहाँ रेड फ्लैग्स हो, तो यू शुड कंसल्ट द मुस्तनद डॉक्टर के साथ, ताकि जो है ना आपके ये चीज़ों को इंटीग्रेट करके वो उसको एट द डायग्नोसिस पहुँचे आपको। फिर डायग्नोसिस होगी तो ट्रीटमेंट प्रॉपर होगी।